Okay जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो द नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 36। स्टार्ट करते हैं एक क्लिनिकल सिनेरियो से, लेके क्लिनिकल केस। A 22 years old female presented with history of sudden onset painful joints, sudden onset painful joints, fever, fatigue and episodes of seizure attacks। ठीक है। on examination she has typical malar rashes on her face investigation shows ANA positive। ANA stand for anti-nuclear antibody and anti-dsDNA positive, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका फुल फॉर्म लिखना है तो लिखे, दैट इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है। और इसमें लेके एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है जी। इसमें तो आप लोगों को मैंने क्लियर कट बात बताई है, दैट फीमेल प्रेजेंटेड विद पेनफुल जॉइंट, फीवर, फटीग एंड सीजर अटैक्स, बट ऑन एग्जामिनेशन द फीमेल हैज अ टिपिकल मेलर रैशेस ऑन हर फेस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मेलर रैशेस को हम बटरफ्लाई रैशेस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज बटरफ्लाई रैशेस। So butterfly rashes on her face, the malar rashes on her face. Investigation shows ANA positive and anti-dsDNA positive. Adnan, what is the diagnosis? SLE. Very good. Systemic lupus erythematosus. That is SLE. Systemic lupus erythematosus. तो सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के बारे में मजीद हम अभी डिस्कस करेंगे फॉर देयर MCQs। हेडिंग दे SLE। देखिए, an autoimmune disease characterized by multi-organ involvement। ठीक है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। ये मल्टी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इसको ये नाम क्यों दिया है? सिस्टेमिक मीन इट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन्स। एरिथेमेटोसिस इसलिए है कि इसके अंदर टिपिकल क्या बनते हैं? एरिथेमेटस मेलर रैशेस बनते हैं। इसके बारे में ये MCQ याद रखे। SLE एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। हाँ जी, SLE कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो इट इज ऑफ टाइप 3। SLE ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड्स, और ये मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप
3, ये हमने पढ़ा था ना। तो SLE इज अ टाइप 3। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखे SLE के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जनाब एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है और वो जाकर जनाब मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को टारगेट करके उसको डैमेज कर देती हैं। SLE की जो क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर, इसमें एक निमोनिक याद रखे क्लिनिकल फीचर में रेश, RASH, रेश और पेन, PAIN, ठीक है, रेश और पेन। सो दिस इज द निमोनिक that you people should remember for the SLE, PAIN, पेन, ठीक है। ओके, इस R से मुराद क्या है? R मीन रेशेस, किसके अंदर रेशेस होती है? सो R मीन कि देयर इज रेशेस। रेशेस कहाँ पे होगी? मेलर रेश। ये किसको अफेक्ट करती है? फेस को। और इस टिपिकल मेलर रेश को हम क्या कह सकते हैं? बटरफ्लाई रेश भी कह सकते हैं। तो रेशेस के सामने लेके मेलर रेशेस। कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए मेलर रेशेस नहीं देते, वो कहते हैं कि देयर इज डिस्क्वायर्ड रेशेस। कौन सी रेशेस? डिस्क्वायर्ड। तो डिस्क शेप या डिस्क्वायर्ड शेप, कॉइन शेप रेशेस को हम क्या कहते हैं? मेलर रेश। तो मेलर रेश ऑन द फेस या डिस्क्वायर्ड रेश ऑन द फेस, बोथ आर दी टिपिकल फीचर्स ऑफ SLE, ठीक है। नेक्स्ट लिखे A स्टैंड फॉर कि there is involvement of joint. It can cause inflammation of multiple joints. So the patient will develop arthritis. Multiple joint inflammation can lead to joint pain, which will be swollen, red and tender. Because whenever there is inflammation, there will be inflammatory signs. तो swollen, redness, tenderness, ये सारे के सारे क्या है? inflammatory symptoms हैं। SLE के अंदर हमारे पास देखे जो इनर कैविटीज है, जिस तरह के पेरिकार्डियल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, इसके दो लेयर होते हैं, पेराइटल फ्लूरा, जिस तरह पेराइटल लेयर एंड वेसरल। तो अंदर जो वेसरल आर्गन है, वेसरल मीन इंटरनल आर्गन की इन्फ्लेमेशन भी होती है, उसको सीरोसाइटस कहते हैं। सीरस लेयर मीन इनर लेयर ऑफ द कैविटी। दिस H स्टैंड फॉर हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। SLE के अंदर हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, SLE के अंदर देयर इज also abnormal the antibody will abnormally attack against the different blood cells, so there will be hematological disorder। इसके अंदर प्लेटलेट का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज प्लेटलेट स्कार थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है? तो यहाँ पे पॉइंट्स याद रखें कि SLE के अंदर रेशेस होगी। नंबर 2 आर्थराइटिस, सीरोसाइटस, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। O फॉर ओरल कैविटी अल्सर, ओरल अल्सर्स, इसमें जनाब ओरल अल्सर्स बनती है। R स्टैंड फॉर रीनल फेलियर, रीनल इन्वॉल्वमेंट, रीनल इन्वॉल्वमेंट के किडनी कैन आल्सो अफेक्टेड इन SLE। दिस इज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक पॉइंट। अगर एक पेशेंट है उसमें SLE है, बट दैट पेशेंट आल्सो हैव रीनल इन्वॉल्वमेंट, सो दैट विल बी शोज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। क्लियर है? और दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन SLE। रीनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट की डेथ चांसेस ज़्यादा होती है। P स्टैंड फॉर फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है जो मेलर रेशेस है दैट विल बी एक्सासरबेट ऑन एक्सपोजर टू लाइट, कि द पेशेंट कैन नॉट एबल टू सी द लाइट, क्योंकि जब वो लाइट में जाता है उसकी जो रेशेस है वो मजीद क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। A स्टैंड फॉर ANA पॉजिटिव, ANA स्टैंड फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी that will be positive in case of SLE, ANA पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन में पहले से बात की है कि whenever we suspect SLE there will be ANA पॉजिटिव। I stand for immunological disorder, immunological disorder, ठीक है, immunological disorder। इसमें immunological disorder में NTDS DNA पॉजिटिव, NTDS DNA ये पॉजिटिव होगी। क्लियर है? और N स्टैंड फॉर व्हाट? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। पेशेंट विल आल्सो डेवलप न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सो देयर इज अ चांस दैट SLE पेशेंट कैन आल्सो लीड्स टू नर्वस सिस्टम डिफेक्ट। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में क्या चीज़ आ सकती है? सीजर्स वगैरह आ सकती है। क्लियर है? तो देखें, ये था जनाब रेश
or pain. So these are the clinical feature when there is SLE in a patient. These all feature chances will be very high. तो देखिए इस पेशेंट के अंदर जनाब क्या है, पेनफुल जॉइंट है, सो दैट इज आर्थराइटिस. इसके बाद फीवर फटीक, ये फीवर फटीक इसलिए होता है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, क्लियर है. फिर इसके अंदर सीजर अटैक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से. और शी हैज अ टिपिकल मेलर रैशेस दैट इज ऑन दी फेस, इट इज कॉल्ड डिस्क्वायर्ड रैशेस. इसको अगर हम उल्टा करें इसको डोपामीन रैश भी कहते हैं. CK2 बुक जब आप पढ़ते हो उसमें डोपामीन रैश के हिसाब से उसका एक निमोनिक है, ठीक है. लेकिन रैशेस आर पेन ये भी इसका एक निमोनिक है. जस्ट रिमेंबर दीज आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर विच वी विल सी इन दी SLE पेशेंट, क्लियर है. इसकी इम्पोर्टेंट MCQs लेके सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन है उसको समाप्त करते हैं. देखें SLE अगर हम किसी पेशेंट में सस्पेक्ट करते हैं, if we suspect SLE in a patient, तो यहाँ पे तो सबसे पहले के MCQs नंबर 1, इससे जनाब 2 MCQs क्वेश्चन जरूर आएंगे CPSP में. द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस. हाँ जी, क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सी सेंसिटिव टेस्ट है जो SLE के लिए कराई जाती है, आंसर इज ANA टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट. अगर ये पॉजिटिव है दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट. सेंसिटिव से मुराद ये है कि ANA पॉजिटिव के ऊपर हम नहीं बता सकते कि दिस पेशेंट मस्ट हैव SLE, क्योंकि ANA इज आल्सो सीन इन सम अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो ANA का मतलब यह है कि ये सेंसिटिव है बट स्टिल इट इज नॉट अ स्पेसिफिक. अगर स्पेसिफिक टेस्ट आ जाए कि व्हाट इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर SLE, SLE के अंदर स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, हाँ जी, आंसर इज एंटी dsDNA, एंटी dsDNA और एक और होता है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी. अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें MCQs के लिए कि एंटी स्मिथ एंटीबॉडी ये पॉजिटिव होती है इन SLE इन 30% ऑफ द केसेस. 30% केसेस के अंदर SLE पेशेंट के अंदर एंटी स्मिथ एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है. अगर एंटी स्मिथ पॉजिटिव आ जाए दैट इज मोर स्पेसिफिक देन एंटी dsDNA. लेकिन एग्जाम में अगर दोनों दिए गए हैं तो एंटी स्मिथ को क्लिक करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है. लेकिन कभी कभार एंटी स्मिथ उन लोगों ने नहीं दी होती तो आप लोग आंसर क्या होना चाहिए, एंटी dsDNA. तो सेंसिटिव टेस्ट फॉर SLE ANA और स्पेसिफिक टेस्ट फॉर SLE एंटी dsDNA एंड एंटी स्मिथ एंटीबॉडी. नेक्स्ट लिखे सेंसिटिव टेस्ट फॉर ड्रग इंड्यूस्ड SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस. हाँ जी, वो कौन सा टेस्ट है, अगर एक पेशेंट है वो कौन सा है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी टेस्ट. वेरी गुड. इसका मतलब कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको जो SLE लाइक लूपस लाइक सिम्टम है वो ड्रग की वजह से आती है. तो अगर ड्रग की वजह से SLE लाइक सिम्टम आए हैं उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी टेस्ट. देखिए आप लोगों में से जितने लोगों ने अटेम्प्ट दिए हैं आप लोगों ने देखा होगा कि इन 3 सेंटेंसेस में से एक MCQ जरूर आता है, ठीक है. तो सेंसिटिव ANA, लेकिन ड्रग इंड्यूस सेंसिटिव क्या है, वो एंटी हिस्टोन है. मोस्ट स्पेसिफिक एंटी स्मिथ है और इसके बाद अगर स्पेसिफिक आ जाए तो आंसर इज एंटी dsDNA. यहाँ पे लिखे ड्रग्स काजिंग SLE लाइक सिम्टम, ड्रग काजिंग लूपस लाइक सिम्टम. लूपस से मुराद SLE है, लूपस लाइक सिम्टम. वो ड्रग्स अब हम पढ़ेंगे जिससे जनाब लूपस लाइक सिम्टम के चांसेस ज़्यादा होते हैं. हाँ जी, कौन कौन सी ड्रग है, नंबर 1 इज हाइड्रोलाजीन विच कैन काज SLE लाइक सिम्टम. तो अगर हाइड्रोलाजीन यूज की वजह से किसी को SLE लाइक सिम्टम आए हैं देन वी हैव टू गो फॉर विच सेंसिटिव टेस्ट, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी टेस्ट. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ड्रग है, आइसोनियाज़िड. आइसोनियाज़िड आल्सो कैन काज SLE लाइक सिम्टम. थर्ड नंबर क्या है, प्रोकेनामाइड. प्रोकेनामाइड इट इज अ ड्रग
विच इज आल्सो कैन कॉज एसएलई लाइक सिम्टम। एक फोर्थ नंबर भी है जो आजकल लोग उसके बारे में भी बहुत क्या है वो कंफ्यूज होते हैं। तो दीज थ्री आर वेरी पॉपुलर। द फोर्थ ड्रग विच कैन कॉज एसएलई लाइक सिम्टम, ये वो ड्रग है जो प्रेगनेंसी में हम सेफ यूज करते हैं इन हाइपरटेंशन, अल्फा मिथाइल डोपा। सो अल्फा मिथाइल डोपा आल्सो कैन कॉज एसएलई लाइक सिम्टम, अल्फा मिथाइल डोपा। तो देखें हाइड्रोलाजीन, इसके बारे में याद रखें। हाइड्रोलाजीन क्या है? हाइड्रोलाजीन इज अ एंटी हाइपरटेंसिव, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोलाजीन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये वेजोडायलेटर होता है। हाइड्रोलाजीन इज अ पोटेंट वेजोडायलेटर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोलाजीन हम जो हाई स्पाइक से हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में देते हैं क्योंकि ये पोटेंट वेजोडायलेटर है। आइसोनियाजिड क्या है? आइसोनियाजिड इज एंटी ट्यूबरकुलर, ये हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। So it is anti-tubercular, used in the treatment of TB, also can cause SLE-like symptom. Procainamide क्या है? Procainamide is a anti-arrhythmic, ये anti-arrhythmic है, ये arrhythmias में हम यूज करते हैं anti-arrhythmic medication। वैसे anti-arrhythmic medication हम कितनी क्लास में हम क्लासीफाई करते हैं? 4 में। ये हम पढ़ेंगे आगे CVS की फार्माकोलॉजी में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जो क्लास 1 ड्रग है एंटीरिथमिक, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, ठीक है। क्लास ए, क्लास 1 क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 क्या है? ये हमारे पास होते हैं बीटा ब्लॉकर। क्लास 3 पोटासियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 4 क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर क्लास 1 जो है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 में, क्लास 1A, क्लास 1B एंड क्लास 1C। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रोकेनामाइड ये एंटी-एरिथमिक के अंदर किस क्लास की मेंबर है? ये क्लास 1A का मेंबर है, क्लास 1A, क्लास 1A। सो वी विल डिस्कस दिस क्लासेस। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ ड्रग used in the treatment of arrhythmia, class 1, 2, 3 and 4, but class 1 is further divided into 3 category, class 1A, class 1B and class 1C। तो प्रोकेनामाइड किसके अंदर आता है? क्लास 1A। इसके अंदर एक और ड्रग भी आता है क्लास 1A में, दैट इज क्विनिडीन, मतलब ये है क्विनिडीन इसके अंदर आता है, तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अल्फा मिथाइल डोपा, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव है, दैट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जनाब सेफ ड्रग इज अल्फा मिथाइल डोपा, एल्डोमेट के नाम से आती है, एंटी हाइपरटेंसिव। तो दीज आर दी 4 ड्रग विच कैन कॉज एसएलई लाइक सिम्टम। और अगर इन ड्रग्स की वजह से एसएलई हो जाए, लूपस लाइक सिम्टम, सो द बेस्ट सेंसिटिव टेस्ट वी कैन ऑर्डर दैट विल बी एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट लेके ओके, यहाँ पे एक नोट लेके, नोट, द ड्रग FSLE is occur due to certain medication, CNS, central nervous system and renal system will be spared। ये क्वेश्चन भी याद रखें। अगर किसी पेशेंट को जनाब एसएलई हो जाए बिकॉज ऑफ ड्रग, अगर ड्रग इंड्यूस एसएलई हो जाए तो जनाब 2 चीज़ें जनाब स्पेयर हो जाती है, CNS, देयर विल बी नो सीजर अटैक एंड देयर विल बी नो लूपस नेफ्राइटिस। इसका मतलब कि एसएलई में अगर किडनी के सिम्टम है या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, वो फिर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से है। अगर ड्रग इंड्यूस एसएलई है तो उसमें रीनल और जो CNS है वो क्या हो जाती है? वो स्पेयर हो जाती है। नेक्स्ट देखे, द मोस्ट कॉमन cause of death in SLE, that is what? रीनल इन्वॉल्वमेंट। मैंने अभी बताया था लूपस नेफ्राइटिस, लेकिन अगर इसका पूरा नाम आप लोग लिखना चाहें, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, diffuse proliferative glomerulonephritis, it is a nephritic syndrome।
एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन केस ऑफ SLE पेशेंट। ठीक है जी। SLE में एक और चीज़ ये याद रखें, इसकी ट्रीटमेंट अगर आ जाए, ट्रीटमेंट SLE में जनाब ट्रीटमेंट में हम NSAID दे सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, स्टीरॉयड दे सकते हैं, एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन देते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्वीन। तो हाइड्रो या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, these are immunosuppressive type agent, hydroxychloroquine. So these three agents are used for the management of SLE। और हम पेशेंट को बताते हैं कि आप सनलाइट की एक्सपोजर से अपने आप को बचाए, क्योंकि SLE की जो मेलर रैशेज है, बटरफ्लाई रैशेज के फेस के ऊपर मेलर रैशेज, these become more worsen when the patient is exposed to the sunlight। तो सनलाइट एक्सपोजर से ये रैशेज क्या हो सकती हैं, मजीद बढ़ सकती हैं, इसलिए हम इन लोगों को उसके अवॉइड करने की बताते हैं। ओके जी, सो दिस ऑल अबाउट SLE एंड देयर डिफरेंट MCQs क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम क्लिनिकल केस लेके, अ मिडिल एज फीमेल a middle age female, the known case of DVT, deep vein thrombosis, DVT, and previous history of spontaneous एबॉर्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। DVT के साथ जब भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की हिस्ट्री आ जाए, प्रेजेंट विद जॉइंट पेन, फटीग एंड मलेस। ठीक है। A middle age female, known case of DVT and previous history of spontaneous abortions, present with joint pain, fatigue and malaise. Investigation shows anti-cardiolipin antibody, most likely diagnosis is, हाँ जी अदनान ट्राई कर सकते हैं, व्हाट इज द डायग्नोसिस? एक्सीलेंट, दैट इज APS। इसको हम क्या कहते हैं? APS। एंड दैट इज आल्सो सीन इन वेरी important, and it is majority of the time seen in the exam, very commonly asked and tested question in the exam। इसमें दो चीजें याद रखें, इसमें DVT की हिस्ट्री होगी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, लेकिन थ्रोम्बोसिस जो होती है इस सिंड्रोम के अंदर, ये आर्टियल भी हो सकती है और वीनस भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली थ्रोम्बोसिस बिकॉज ऑफ लो प्रेशर वेसल, वो किस में ज़्यादा कॉमन होती है? वेन के अंदर। तो इस कंडीशन में जनाब डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री होगी, एंड देयर इज ऑब्स्ट्रेटिक प्रॉब्लम में जनाब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की हिस्ट्री होगी। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के साथ साथ वो IUGR भी बता सकते हैं। IUGR स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या जनाब वो कह सकते हैं कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म बर्थ की हिस्ट्री है फीमेल में। ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखना है कि देयर इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस is characterized with association of some obstetric complication like spontaneous abortion, IUGR and preterm deliveries। इसका मतलब यह है प्री टर्म बर्थ के साथ अगर ये दो चीज़ें आ जाए और पेशेंट में किस एंटीबॉडी पॉजिटिव हो? एंटी-कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। वेरी गुड, एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड APS, एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो इसका मतलब दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय autoimmune disease which leading to abnormal antibody production against phospholipid। ये phospholipid के खिलाफ क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी।
और ये एंटीबॉडी जाकर प्लेटलेट की एक्टिवेशन करती है एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन कैन लीड्स टू थ्रोम्बोसिस। इन पेशेंट के अंदर बार बार क्या हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो थ्रोम्बोसिस की वजह से जनाब इन पेशेंट में अगर ब्लड सप्लाई फॉर एग्जांपल कम हो जाए तो थ्रोम्बोसिस कैन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, तो ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम करा सकती है। फिर जो फीटस है वो एंडोमेट्रियम के साथ फॉर 9 मंथ्स होल्ड नहीं हो पाता। तो देयर हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। लेकिन 3 चीज़ें, फीमेल हो, उसमें डीवीटी की हिस्ट्री हो और साथ में जनाब उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की हिस्ट्री हो, so you should suspect an autoimmune disease which is APS, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर जो एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है वो क्या है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी और लूपस एंटीकोआगुलेंट एंटीबॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, लूपस एंटीकोआगुलेंट एंटीबॉडी। तो दे दोनों जनाब हमारे पास इसके अंदर ये पॉजिटिव आती है। क्लियर है? ओके। अगर फॉर एग्जांपल एपीएस में एक पेशेंट जनाब डायग्नोज हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट अगर हम देखें, इफ द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक, अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई सिम्टम नहीं है, देन नो ट्रीटमेंट, नो एक्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नो एक्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट एक्टिव कोई जरूरत तो नहीं है इफ द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। अगर सिम्टोमेटिक है, पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, तो इस एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर जो मेन प्रिकर्सर प्रॉब्लम है वो क्या है, वो थ्रोम्बोसिस है। मतलब कोआगुलेशन हो रही है, प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो गई है, तो देयर इज थ्रोम्बोसिस। सो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर एंटीकोआगुलेंट थेरापी। हम क्या करेंगे, एंटीकोआगुलेंट थेरापी। द बेस्ट एंटीकोआगुलेंट फॉर एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम फॉर द लॉन्ग रन, दैट इज वारफरीन। हम क्या दे सकते हैं, वारफरीन दे सकते हैं। वारफरीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट कैन ब्लॉक इपोक्साइड रिडक्टेज, ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक करता है। सो वारफरीन इट इज गिवन फॉर द एंटीकोआगुलेंट थेरापी स्पेशली फॉर द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में जनाब हम वारफरीन देंगे ताकि इन लोगों को बार बार थ्रोम्बोसिस ना बन जाए। क्लियर है? तो ये जनाब एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की सिनेरियो है और ये क्वेश्चन भी जरूर आप लोगों को एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद एक और क्लिनिकल केस लेके, ठीक है, क्लिनिकल केस ये भी जनाब इम्पोर्टेंट है। अ 38 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद मेलर रैश, 38 years old female presented with Miller rash, joint pain, periorbital red rashes, periorbital red rashes, and on examination there is scaly redness over the knuckles of fingers and diffuse redness on the back of shoulder and the back of shoulder. What is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis. हाँ जी, क्या हो सकते, क्या है? This is a very very important condition also, which is asked in multiple time in exam. 38 year old female है, present कर गई है with Miller rash, joint pain भी है इसमें, periorbital red rashes है। देखे, these are orbits, तो इस ऑर्बिट के ऊपर इसकी ये सारी जो है ना क्या है, रेड रेशेस है। इसको हम कहते हैं पेरीऑर्बिटल रेड रेशेस। एग्जामिनेशन पे स्केली रेडनेस, नकल इसको कहते हैं। हाथ की इस एरियाज को हम ये फिंगर जो बोन्स इसको क्या कहते हैं, नकल्स।
इस नकल के ऊपर इसकी क्या है, स्केली रेड रैशेस है, और डिफ्यूज रेडनेस है इसकी पूरा बैक ऑफ दी शोल्डर पे। तो तीन चीज याद रखें, और इसमें मसल वीकनेस भी हो सकती है, लेकिन ये तीन चीज इसकी करेक्टरिस्टिक है, पेरी ऑर्बिटल रैशेस, scaly red rashes on the knuckle of the hand and rashes on the back of shoulder. That is a classical case of dermatomyositis. इसको हम क्या कहते हैं, dermatomyositis. That is a classical case of dermatomyositis. ये dermatomyositis की classical case है। तो देखिए dermatomyositis क्या है, dermato मीन कि इसमें स्किन भी इन्वॉल्व है और मसल्स की इन्फ्लेमेशन भी है। तो लेके अ लॉन्ग टर्म, देखिए डर्मो मीन स्किन, मायो मीन मसल, आइटस मीन इन्फ्लेमेशन। तो इसका मतलब ये है, इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में लेके अ लॉन्ग टर्म, डेफिनेशन में लेके अ लॉन्ग टर्म inflammatory condition characterized by involvement of skin and muscle, that is dermatomyositis। ये एक इन्फ्लेमेटरी लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें स्किन और मसल इन्वॉल्व हो जाती है। इसका एग्जैक्ट काज टेल क्या है, अननोन है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी और एग्जैक्ट काज इज अननोन। एग्जैक्ट इटियोलॉजी is unknown, but it is believed that it is due to autoimmune damage। जैसे एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि जो डर्मेटोमायोसाइटिस है इसके अंदर जो स्किन और मसल की इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर किस चीज़ का रोल है, ऑटो इम्यून डैमेज की, ऑटो एंटीबॉडीज की। क्लिनिकल फीचर लेके देखे इसके अंदर क्या होता है, नंबर 1 पेरी ऑर्बिटल रेशेस, इसका एक नाम है एनीवन। डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर इस ऑर्बिट के ऊपर जो रेड रेशेस आती है उसको हम कहते हैं हीलियोट्रॉप रेशेस, हीलियोट्रॉप रेशेस। तो कभी कभार एग्जामिनर डायरेक्ट भी पूछता है हीलियोट्रॉप रेशेस इज क्लासिकली सीन इन विच कंडीशन, डर्मेटोमायोसाइटिस। और हीलियोट्रॉप रेशेस कहाँ पे होती है, पेरी ऑर्बिटल रेशेस होती है अलोंग द ऑर्बिट्स। ये जब बंदा आंखें बंद करे तो जो ऊपर आईलिड है इसकी इर्द गिर्द जनाब रेडिश रेशेस होती है, दैट इज कॉल्ड हीलियोट्रॉप रेशेस। नेक्स्ट क्या होता है, देयर इज स्केली रेडनेस ओवर द नकल्स, मतलब जो नकल्स है बैक ऑफ द हैंड। आप लोगों को मैंने बताया ये जो बोन्स है बैक ऑफ द हैंड, इसके ऊपर स्केली रेडनेस होती है, इसका भी एक नाम है। इसको हम क्या कहते हैं, स्केली रेडनेस ओवर द नकल ऑफ हैंड इन डर्मेटोमायोसाइटिस, इट इज कॉल्ड गट रन पेप्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, गट रन पेप्यूल, दैट इज नोन एज गट रन पेप्यूल। तो पेरी ऑर्बिटल रेशेस को हमने क्यों सा नाम दिया, हेलियोट्रॉप रेश। लेकिन अगर स्केली रेडनेस नकल के ऊपर आ जाए हैंड में तो उसको हम क्या कहते हैं, गट रन पेप्यूल कहते हैं। नेक्स्ट देखे रेडनेस ओवर दी, रेडनेस ऑन दी बैक साइड ऑफ शोल्डर, ये भी याद रखना है। मतलब बैक साइड ऑफ द शोल्डर, इस शोल्डर पे बैक साइड पे अगर पूरी इस तरह डिफ्यूज रेडनेस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसा इमेजिन करें मेरे लेफ्ट शोल्डर से लेके ये रेडनेस आई है किस शोल्डर तक, राइट तक। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, शाल रखते हैं कि नहीं, वो ऐसा हमें महसूस होगा कि किसी ने क्या रखा है, शाल रखा है। इसको हम शाल साइन कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज शाल साइन। भाई ये तीन क्लासिकल साइंस है, ये फीचर है जो डर्मेटोमायोसाइटिस पेशेंट में जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पेरी ऑर्बिटल रेशेस की मैंने जिक्र की है, ये इनडायरेक्टली हम किस रेशेस की बात कर रहे हैं, हीलियोट्रॉप रेशेस। फिर यहाँ पे
नकल के ऊपर जो स्केली रेडनेस है उसको क्या कहते हैं, गटरन पेप्यूल, और बैक ऑफ द शोल्डर पे जो डिफ्यूज रैशेस है उसको हम शाल साइन कहते हैं। ये तो होगी, ठीक है। इसके साथ साथ देयर इज, ये तो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ साथ कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, मसल, तो देयर विल बी प्रोक्सिमल मसल वीकनेस। इसके साथ साथ द पेशेंट में कंप्लेन प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, ठीक है जी। प्रोक्सिमल, व्हाट इज मेंट बाय प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, दीज पीपल विल कंप्लेन दैट देयर मसल वीकनेस स्टार्ट फ्रॉम द शोल्डर इफ दे आर कंप्लेनिंग वीकनेस इन द अपर लिम्ब। और अगर लोअर लिम्ब की मसल वीक हो जाए तो इनिशियल वीकनेस कहाँ पे आएगी, टाइज में। तो शोल्डर इज प्रॉक्सिमल फॉर द अपर लिम्ब मसल एंड टाई इज द प्रॉक्सिमल फॉर द लोअर लिम्ब। यहाँ पे लिखे शोल्डर एंड टाइज आर अफेक्टेड फर्स्ट, shoulder and thighs are affected first. How the examiner will tell this weakness in the exam, वो ये कहेगा कि पेशेंट है उसको जनाब पेरी ऑर्बिटल रैशेज है और इसकी नकल के ऊपर स्केली रेडनेस भी है, लेकिन वो बंदा कहता है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, सीढ़ियाँ वो नहीं चढ़ सकता, वो बीच बीच में से क्या लेता है, रेस्ट लेता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान हम कौन सी मसल यूज करते हैं, टाइस। या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो वेट के लिए अपने हाथ या अपने हाथों को अपने सर के ऊपर नहीं ला सकते, तो ये कौन सी मसल वीकनेस है, शोल्डर की। तो इफ समवन फील डिफिकल्टी व्हाइल रेजिंग देयर हैंड अबव द हेड, या एक बंदा है वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के दौरान उसको दिक्कत हो रही है, तो दीज आर शोज प्रोक्सिमल मसल वीकनेस। इसके साथ साथ अगर उसको पेरिऑर्बिटल रैशेज है, देयर इज स्केली रेडनेस ऑन द नकल, देन वी हैव टू थिंक अबाउट मे दिस पेशेंट डायग्नोज फॉर द डर्मेटोमाइसाइटिस। डर्मेटोमाइसाइटिस की एग्जैक्ट काज स्टिल किसी को पता नहीं है, बट ये बिलीव किया जाता है कि क्या है, ऑटो इम्यून डैमेज की वजह से है। इसमें लेके व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन वी हैव, इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन अगर आ जाए, कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डर्मेटोमाइसाइटिस, दैट इज मसल बायोप्सी। हम क्या करते हैं, मसल बायोप्सी करते हैं। लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसमें आप लोगों ने याद रखना है, हम कौन से ड्रग देंगे आप लोगों के ख्याल में, हम स्टीरॉयड देंगे। व्हाई, इट इज बिलीव दैट द एग्जैक्ट काज ऑफ दिस, इट इज बिलीव दैट इन द पैथोजेनेसिस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्मेटोमाइसाइटिस, ऑटो इम्यून। इसको इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम क्या देंगे, स्टीरॉयड देंगे। स्टीरॉयड हम देंगे, स्टीरॉयड में प्रेडनिसोलोन देते हैं, प्रेडनिसोलोन। और स्टीरॉयड के साथ साथ हम सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं एजाथायोप्राइन। तो एजाथायोप्राइन इम्यूनोसप्रेसेंट है, स्टीरॉयड भी इम्यूनोसप्रेसेंट है, और दोनों डर्मेटोमाइसाइट की जो फीचर है या क्लिनिकल आउटकम है उसको जनाब कम करने में हेल्प करती है, ठीक है जी। सो दीज आर द डर्मेटोमाइसाइटिस पॉइंट। लेकिन ये एमसीक्यूज याद रखिए, ये रेशेस, ये जो हेलियोट्रॉप रेशेस है, ये these rashes get more worsen on exposure to sunlight। ये लोग जब सनलाइट में जाते हैं तो उसकी जो रेशेज है ये मजीद क्या हो जाती है, वर्सन हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव फ्रॉम दी डर्मेटोमायोसाइटिस टॉपिक्स। इसमें ये साइन याद रखने हैं और इसमें जो साइन है ये ही एमसीक्यूज में आते हैं। इसके मैं अभी ग्रुप में थोड़ी देर तक इस साइन की पिक्चर भी सेंड करता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हाउ वी विल रिमेंबर डर्मेटोमायोसाइटिस। ओके, अब एक और नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। एक टेबल बनाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज की, कि कौन कौन सी कंडीशन है और उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। वी विल डिस्कस दीज डिजीजेज वन बाय वन, लेकिन यहाँ पे लेके ऑटो एंटीबॉडीज और यहाँ पे लेके ऑटो एंटीबॉडीज, यहाँ पे लेके कंडीशंस। इसमें भी दो एमसीक्यूज क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर याद रखने हैं, आएंगे। अगर पेपर में आ जाए कि इफ अ पर्सन इज पॉजिटिव फॉर एंटी एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी, हाँ जी, ये कौन सी डिजीज है,
एंटी एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी, एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन जाए, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। तो दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इन कंडीशन में कुछ डिजीज हमने पढ़ लिए हैं और कुछ हम आगे पढ़ेंगे, तो ये मजीद आप लोगों को फिर आसान हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, एंटी ACH, ACH मीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखें प्रीसाइनेप्टिक, प्रीसाइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम, कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी। ये क्या है? अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज बन जाए, इट कैन काज लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस सिंपल के अंदर एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है, लेकिन अगर प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी आ जाए, दैट विल बी लैम्बर्ट ईटन, लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज। We will discuss these two diseases which are very very important for the exam point of view in the coming lectures. ये हम आगे लेक्चर में बताएंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? इट इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये भी एग्जाम में आता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, एंटी बीटा 2, एंटी बीटा 2 ग्लाइको प्रोटीन एंटीबॉडी। इसके साथ अगर ये आ जाए R, ये आ जाए लूपस एंटी कोएगुलेंट एंटीबॉडी, या R एंटी कार्डियो लेपिन एंटीबॉडी। ये देखिए तीनों एक ही बात है, एंटी बीटा 2, लूपस एंटी कोआगुलेंट और एंटी कार्डियोलिपिन। ये किस में होता है? एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। रिसेंटली अभी हमने पढ़ लिया, और इस सिंड्रोम के अंदर जनाब देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ DVT प्लस obstetric complication which may be miscarriages, spontaneous abortion and RIUGR, intrauterine growth retardation. नेक्स्ट देखें एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, एंटी ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। ये किस में था? एनीवन कैन रिमेंबर? पहले हमने पढ़ा था एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। इट इज अ ऑटो इम्यून एंटीबॉडी विच कैन डैमेज द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। और जब बीटा सेल डैमेज हो जाए, इंसुलिन नहीं आएगा, तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। ये TM1 में है। तो DM1 में हमने बात की थी ना कि ये ऑटो इम्यून नेचर के साथ एसोसिएट है और यंग एजेस के अंदर होते हैं। इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। तो इसके अंदर एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी बनती है एंड दे कैन डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। नेक्स्ट देखें एंटी TPO एंटीबॉडी, एंटी TPO, TPO स्टैंड फॉर एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज। कभी कभार एग्जामिनर आप लोगों से ये भी पूछेगा एंटी थायरोग्लोबुलिन, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है। एंटी थायरोग्लोबुलिन या एंटी TPO बोथ आर सेम। व्हाट इज द कंडीशन? TPO का काम क्या है? थायराइड पर ऑक्सीडेज इज द एंजाइम व्हिच इज रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो T3 T4 है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी प्रोडक्शन में कितनी स्टेप्स होनी है? 3। द फर्स्ट स्टेप इन T3 T4 फॉर्मेशन इज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के बाद क्या होता है? ऑर्गेनिफिकेशन, और इसके बाद कपलिंग होता है। इन तीनों स्टेप्स में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? TPO। थायराइड पर ऑक्सीडेज ये फोलिकुलर सेल में होता है। अगर इस TPO को हम ब्लॉक करें या थायरोग्लोबुलिन को ब्लॉक करें तो हाइपोथायराइडिज्म होगा कि हाइपरथायराइडिज्म? हाइपोथायराइडिज्म,
क्योंकि ये तो T3T4 बनाता है, अगर इसको हम ब्लॉक करें तो T3T4 की प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। द कंडीशन इज कॉल्ड हशीमोटो थायरोडाइटिस। तो हशीमोटो थायरोडाइटिस, हशीमोटो थायरोडाइटिस, इट इज an autoimmune disease which can leads to abnormal antibody production against TPO leading to primary hypothyroidism। क्लियर है। नेक्स्ट देखे एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। अगर फॉर एग्जांपल हम रिसेप्टर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी बनाएं तो TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे TSH कहाँ से आता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी सेकंड मैसेंजर क्या है? साइक्लिक AMP है। और TSH जनाब क्या करता है? ये T3T4 प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो अगर हम स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी बनाए, TSH रिसेप्टर जैसा एंटीबॉडी बनाए, तो उससे T3T4 क्या होगी? बढ़ेगी। एंड द कंडीशन इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म करता है। हशीमोटो थायरोडाइटिस क्या करता है? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ग्रेव्स डिजीज में कौन सी दो फीचर इंपॉर्टेंट है? ग्रेव्स डिजीज देयर इज एक्सोप्थेल्मस इन प्रीटिबियल एडिमा, जो शिन के सामने एडिमा होती है। नेक्स्ट देखे, अगर फॉर एग्जांपल ANA पॉजिटिव आ जाए, ANA पॉजिटिव, ANA पॉजिटिव, ये क्या है? सेंसिटिव फॉर SLE। तो NA पॉजिटिव से हम ज़्यादातर सोचते हैं कि ये जनाब क्या है? ये SLE है, लेकिन SLE के लिए कौन सी है? सेंसिटिव। ये भी हमने SLE में पढ़ लिया। SLE के लिए जो सेंसिटिव है दैट इज ANA। ANA कैन आल्सो पॉजिटिव इन सम अदर कंडीशन एज वेल, देयरफॉर इट इज नॉट स्पेसिफिक रादर देन इट इज अ सेंसिटिव। अगर जनाब एंटी dsDNA आ जाए तो एंटी dsDNA दैट इज ऑल द टाइम स्पेसिफिक फॉर SLE। लेकिन 30% लोगों में क्या चीज़ भी हो सकती है? एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखे एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी ये भी SLE है, लेकिन दैट इज ड्रग इंड्यूस लूपस, ड्रग इंड्यूस लूपस। अभी ड्रग्स हमने पढ़ लिए कि अगर ड्रग इंड्यूस लूपस हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। क्लियर है। नेक्स्ट लेके इफ देयर इज पॉजिटिव एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, ये नाम सुना है? देखिए एंटी स्मूथ और एंटी स्मिथ में फर्क है। एंटी स्मिथ स्पेसिफिक किस चीज के लिए है? वो SLE के लिए है। लेकिन एंटी स्मूथ एंटीबॉडी किस कंडीशन में है? दैट इज कॉमनली सीन इन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस मीन इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हेपेटोसाइट। तो हेपेटाइटिस के कई रीजन है, वायरल इन्फेक्शन भी है और ऑटो इम्यून काज भी है। तो वायरल तो हम अलग पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस A B C D ये वायरल काज है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस अपनी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो जाए तो उसके अंदर कौन सी चीज आती है? एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी। इसमें लेके ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, देयर इज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। क्लियर है जी। नेक्स्ट कंडीशन लेके 11th नंबर में लेके एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी। पैराइटल सेल कहाँ पे होते हैं? पैराइटल सेल प्रेजेंट इन दी स्टमक, ये गैस्ट्रिक सेल है। पैराइटल सेल से क्या चीज आती है? पैराइटल सेल प्रोड्यूस HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो अगर पैराइटल सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए और वो इंट्रिंसिक फैक्टर ना दे तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आती है। वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो पैराइटल सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने से हो जाए, हाँ जी, दैट विल बी सोलेस परनीशियस एनीमिया। वेरी गुड। तो एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी ये जब भी बन जाए दैट विल बी परनीशियस एनीमिया, परनीशियस अनीमिया। ठीक है जी। तो एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी ये हमारे पास जनाब किस में होगी? परनीशियस एनीमिया में। नंबर 12 एंटी GBM एंटीबॉडी, एंटी GBM एंटीबॉडी। GBM स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। ये किस कंडीशन में होता है? अगर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए
पेशेंट विल डेवलप हेमाचूरिया, पेशेंट को हेमाचूरिया होता है। और अगर सेम एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाए फिर हेमोप्टाइसिस होता है। तो हेमोप्टाइसिस एंड हेमाचूरिया साइड बाय साइड इन अ सिंगल पेशेंट, दैट इज गुड पास्चर सिंड्रोम। ये किसके अंदर होता है? गुड पास्चर सिंड्रोम। तो गुड पास्चर syndrome is characterized by good pasture syndrome. It is characterized by anti-GBM antibody, glomerular basement membrane antibody। इसके अंदर गुड पास्चर होता है। और इसमें यह भी याद रखे, it is an example of what? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2, ये 2 का है, ठीक है ना। गुड के अंदर GOO 2 O, तो इट इज ऑफ टाइप 2। तो गुड पास्चर सिंड्रोम हमेशा इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2। क्लियर है? तो ये जनाब मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, कि आप लोग जाकर हल करें एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर MCQs क्वेश्चन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आज के लिए याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर द न्यू टॉपिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।